So hello everyone, welcome back and today I'm going to discuss with you question number 13. क्वेश्चन नंबर 13 हम देखेंगे और इसी लेक्चर में इसको सॉल्व करेंगे। आइए पढ़ते हैं क्या है। पूरे आने वाले चैप्टर में आपको सिर्फ मतलब 90% ऑफ द टाइम पे यही चीज़ पूछी जाएगी कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट निकालो कि कंपनी को वर्किंग कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है। ध्यान देंगे। XYZ कंपनी इज अ पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक पाइप बनाती है ये कंपनी। इट्स प्रोडक्शन साइकिल इंडिकेट दैट मटेरियल्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोडक्शन साइकिल। मटेरियल्स पूरा डाल दिया जाता है, वेजेस एंड ओवरहेड एक्रू होते हैं इवनली थ्रू आउट द पीरियड ऑफ द साइकिल। अब आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि WIP में ये जो सिचुएशन है कि 100% रॉ मटेरियल और 50% वेजेस और ओवरहेड, ये हम पहले भी देख चुके हैं। वेजेस आर पेड इन द नेक्स्ट मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ एक्रूवल। जिस महीने के वेजेस होते हैं वो उसके अगले महीने की 1 तारीख को पेमेंट किया जाता है। अब बात क्या है सर कि आउटस्टैंडिंग कितना हो गया वेजेस 1 मंथ का। वर्क इन प्रोग्रेस इंक्लूड फुल यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल used in the beginning of the production process and 50% of the wages and overheads are supposed to be in conversion cost। तो यही वही बात हुई कि WIP कितना है हमारा 100% रॉ मटेरियल, 50-50% अपना कन्वर्जन कॉस्ट। डिटेल्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस एंड द कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल आर एज फॉलोज। प्रोडक्शन ऑफ पाइप 12 लाख पाइप्स बनाए हैं। ड्यूरेशन जो है ये 1 महीने का है, ड्यूरेशन ऑफ द प्रोडक्शन साइकिल, यानी कि बनने को कितना टाइम लगता है, एक पाइप को बनने को 1 महीना लगता है। रॉ मटेरियल की जो इन्वेंट्री है 1 महीने के कंजम्पशन जितनी हमारी इन्वेंट्री है, तो साल भर का कंजम्पशन निकालेंगे, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है 2 महीने की, तो फिनिश गुड्स का जो है आपको अगर स्टॉक निकालना है फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री, तो आप पता करो कि सर 2 महीने का जो अमाउंट रहेगा वो अपना फिनिश गुड्स में आएगा। सो WIP में क्या आता है सर, WIP में से बन के माल बाहर आता है, तो दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बट वो 100% नहीं रहेगा। अब इस केस में, हमारे केस में, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और फिनिश गुड्स के बीच में अगर कोई कॉस्ट नहीं है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही फिनिश गुड्स के लिए यूज़ की जा सकती है। आगे, क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स इज 1 मंथ फॉर द परचेसेस, क्रेडिट गिवन टू डेटर्स 2 मंथ्स। तो ये कैश कॉस्ट बेसिस पे हम लेंगे, ये परचेसेस पे लेते हैं। और अगर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक सेम आया तो परचेस और कंजम्पशन भी सेम होगा। कॉस्ट ऑफ द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इज 60 रुपये, डायरेक्ट वेजेस 10 रुपये, ओवरहेड 20 रुपये, सेलिंग प्राइस 100 रुपये। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द कंपनी। कितना आसान है देखो, ये क्वेश्चन आप होमवर्क ले सकते थे, बट हर क्वेश्चन होमवर्क देके भी मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, वर्किंग कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। करंट असेट्स में सबसे पहले आएगा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में आपका आता है रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स। अब मैं जानबूझ के आपको इतना ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्मेट हम बहुत बार देख चुके हैं। इसके बाद डेटर्स, कैश एंड बैंक। आई थिंक कैश बैंक की कोई बात ही नहीं की इन लोगों ने। कुछ रहा तो ले लेंगे बाद में, ये टोटल आ जाएगी। फिर आएगा सर करंट लाइबिलिटीज़, क्रेडिटर्स एंड आपका वेजेस आउटस्टैंडिंग, ओवरहेड आउटस्टैंडिंग। नेट वर्किंग कैपिटल जो आपको रिक्वायर्ड है सबसे पहले। अब आप तकरीबन कॉस्ट शीट जैसा आप कुछ बना लो यहाँ पे। क्वेश्चन काफ़ी छोटा था ना,
सो सबसे पहले रॉ मटेरियल हमने कितना कंज्यूम किया। यार कॉस्ट शीट बनाने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ना एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, सेलिंग नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, छोड़ो। सो टाइम हम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे इतना सारा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं आएगी। सबसे पहले रॉ मटेरियल का स्टॉक देखो। रॉ मटेरियल का स्टॉक क्या बोलता है कि आपने साल भर में जितना कंज्यूम किया उसमें से एक महीने का जितना कंजम्पशन होता है उतना हम स्टॉक में रखते हैं। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा सर साल भर का कंजम्पशन कितना, 12 लाख इंटू 60 रुपये है आपका रॉ मटेरियल का कंजम्पशन, साल भर का प्रोडक्शन है। ये साल भर के प्रोडक्शन में अभी WIP वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग में कुछ भी नहीं है। सो साल भर का प्रोडक्शन ऑफ पाइप इज 12 लाख यूनिट्स। देखो अगर आप ओपनिंग और क्लोजिंग सेम मान के चलते हो ना, तो क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग जैसा ज़ीरो लेने जैसा कुछ है नहीं, तो ओपनिंग क्लोजिंग सेम लेके चलते हो तो 12 लाख यूनिट इंटू आप ले सकते हो सारा का सारा रॉ मटेरियल। ठीक है, 1 मंथ का कंजम्पशन ही बोला है इसने। सो 12 लाख इंटू 60 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 होता है। तो वो आता है 60 लाख का आपका रॉ मटेरियल का स्टॉक। WIP का स्टॉक कितना आएगा, एक तो रॉ मटेरियल आएगा आपका 100%। अच्छा WIP का स्टॉक क्या बोलता है, प्रोडक्शन जो ड्यूरेशन है ऑफ द प्रोडक्शन साइकिल वो 100 पर मतलब 1 मंथ का ड्यूरेशन है। एक महीना लगता है WIP में आइटम रहता है, एक महीने बाद वो बन के बाहर आता है। सो एक महीने जितना रॉ मटेरियल तो अंदर चला गया होगा WIP में, तो एक महीने का 100% रॉ मटेरियल लग जाएगा, दैट इज 60 लैक्स। वो ऊपर हमने निकाल लिया था। उसके बाद में बात आती है सर वेजेस की। वेजेस की बात आएगी और वेजेस में आपके पास में है यहाँ पे 10 रुपये पर यूनिट। और देखो अभी क्या होता है, 12 लाख, ये 60 लाख अपन ले लेते हैं बाहर। अब 12 लाख इंटू 12 इंटू अगर आप 60 नहीं सॉरी 10 करते हो तो ये साल भर का वेजेस हो गया सर। इसके बाद डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो एक महीने का वेजेस हो गया। बट ये 50% ही आपको लेना है क्योंकि एक्रू इवनली हो रहा है। तो हमने पिछले एग्जांपल्स में भी लिया था वैसे ही हमको करना है। यहाँ पे आ जाएगा 50,000। फिर आती है बात ओवरहेड्स की, फिर 12 लाख इंटू 20 बाय 12 इंटू 50%, तो ये आएगा 1 लाख। सो तो ये आपका आता है 60 लाख और 1.5 लाख 61,50,000। 61,50,000 का आपका आ गया WIP का स्टॉक। तो यहाँ मैं ले लूँ 60 लैक्स का, 61,50,000 का। अब बात आती है सर फिनिश गुड्स की। कितने यूनिट्स बनाए आपने साल भर में, 12 लाख। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक एज सच अलग से नहीं दिया हुआ है इसलिए आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेसिस पे नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेम ही पड़ेगी। आप ध्यान दो, अगर आप बोलते हो कि सर फिनिश गुड्स हम निकालते हैं तो हमको पता चलना चाहिए कि हमने कितने यूनिट्स बेचे। यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या कि अलग से कितने यूनिट्स बेचे आपको, नहीं, ये नहीं लिखा हुआ है। तो 12 लाख में से मैं उतने यूनिट स्टॉक के माइनस करता, फिर कितने यूनिट बिकते ये पता चलता, कुछ ऐसा अंदाज़ा तो आता। बट अब 12 लाख का मैंने यूनिट्स बनाया तो कितने में बने, वो मुझे पड़े 170 में आई थिंक, नहीं 90 रुपये, 60 और 30 90 रुपये में पड़ रहे हैं। तो 12 लाख इंटू 90 डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू अभी कितना फिनिश गुड्स कितना रहता है हमारे यहाँ पे, 2 महीने का फिनिश गुड्स हम होल्ड करके रखते हैं, तो ये 2 हो गया।
देखो 12 लाख इंटू 90 इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बोलो, क्योंकि मैं जितना माल ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं है, यह सेम है। इसका मतलब जितना मैंने बनाया उतना मैंने बेचा। हम क्या लेना चाहते हैं फिनिश गुड्स में कि कितना बेचा, वो हमको नहीं दिया हुआ है, लेकिन जितना बेचा इज इक्वल टू जितना बनाया। तो इतना बनाया और इतना ही बेचा हमने। 12 इंटू 90 बाय 2 इंटू 12 लाख इंटू 90 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2, तो ये आपका कुछ आता है 1,80,00,000 रुपए। ठीक है, सो 1,80,00,000 रुपए आप यहाँ ले लो। डेटर्स की बात करते हैं। डेटर्स क्या बोला गया है हमको? अच्छा अब ध्यान दो, 60 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये होता है 90। अभी मैं आपको बताता हूँ, आपको ना समझ में आएगा, ऐसे तो साला आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये भी सेम ही पड़ रहा है। डेटर्स 12 लाख इंटू 90 आएगा, फिर 12 इंटू 2, यानी कि ये भी आपका 1,80,00,000 आएगा। अब आप बोलोगे सर कैसे आ रहा है ये फिगर सारा का सारा, समझ नहीं आ रहा है, तो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ध्यान दो। अभी जब ऐसा नहीं समझ में आए ना, प्योर अपना अगर ट्रेडिशनल मेथड से चला करो। ठीक है, कॉस्ट शीट बनाते, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। यहाँ पे रफ में बना रहा हूँ, फास्ट बना रहा हूँ। ठीक है, सो 12 लाख इंटू रॉ मटेरियल मेरा कितना आएगा 60, तो ये आता है सर 7,20,00,000। फिर आपका डायरेक्ट वेजेस, फिर ओवरहेड, ये भी वही हिसाब से कैलकुलेट होगा, तो ये आ गया 1,20,00,000 और ये आ गया सर 2,40,00,000। अब कितना होता है टोटल ले लो, 720 प्लस 120 प्लस 240, तो ये होता है सर 10,80,00,000। $10,80,00,000 रुपए हो गया। अब ये आप उसको एक तो पहले तो फैक्ट्री कॉस्ट बोलो। अब इसमें क्या होता है, क्लोजिंग WIP जो होता है वो माइनस हो जाता है नॉर्मल केस में, बट हमारे यहाँ पे ना यूनिट्स में फिगर नहीं दी हुई है कि कितना इसके अंदर पड़ा हुआ है, कितना इसके अंदर पड़ा है। ये 1 मंथ के बेसिस पे लिया हुआ है, इसीलिए हम उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेके चलते हैं कि इतना ही हमने बनाया है, इतना ही हमारा सब कुछ है। अब यही आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया 60, 20, 30, 90। अब यही एक फिगर आपके काम आएगी WIP निकालने के लिए, फिनिश गुड्स निकालने के लिए, और आपका क्या बोलते हो आप, WIP, फिनिश गुड्स और डेटर्स। आप ही सोचो इसमें से आप क्या ऐड लेस करोगे, आप क्या ऐड लेस करोगे, फिनिश गुड्स ऐड लेस करोगे, या फिर आप उसमें WIP ऐड लेस करोगे, या फिर आप उसमें WIP फिनिश गुड्स, या फिर आप उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव या सेलिंग ओवरहेड्स वगैरह लगाओगे। कि ओवरहेड्स वगैरह तो नहीं लगा सकते। नॉर्मल केस में क्या होता है मैं भी आपको ये बताता हूँ, आप ऐड करते हो ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP लेस करते हो, तो उसके बाद आता है सर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कि आपने बनाया कितना। इसके अंदर में आप ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स करते हो, तो आपका आता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें ना आप फिर आप एडमिन के खर्चे लगाते हो, अगर वो प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे लगाते हो। उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसमें आप प्रॉफिट ऐड करोगे, इसके बाद आपका आएगा सेल्स। तो समझो बात को, ये 100 रुपये में बिक रहा है। ठीक है, अब आपकी प्राइस 60, 10 और 20, यानी यहाँ हो गई 90। ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP अजम्पशन है हमारा कि सेम है, क्योंकि क्वेश्चन में आज सच कुछ दिया हुआ नहीं है।
तो जितना ऐड करोगे उतना माइनस होगा, तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा? आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ 10, 80, 00, 000। फिर ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स भी अज्यूम करके चल रहे कि सेम है, क्योंकि ऐसा अलग से डिटेल नहीं दी गई है। तो ये भी कितना हुआ? 10 करोड़ 80। एडमिन और सेलिंग दिया हुआ नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना हुआ? 10 करोड़ 80। आप बोलो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है, इससे फिनिश गुड्स निकालते हो, आप कॉस्ट ऑफ सेल्स से डेटर्स निकालोगे। सही बात बोल रहा हूँ? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से जनरली WIP निकालते हो आप, और अमाउंट तो तीनों सेम ही है ना। इसीलिए मैं जो यहाँ पे ले रहा हूँ, इसीलिए 12 लाख इंटू 90, 12 लाख इंटू 90 ले रहा हूँ। और एक तरह से आप देखोगे तो यहाँ पे भी मैं 12 लाख इंटू 90 ही ले रहा हूँ। ये जो रॉ मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड है, मैं 12 लाख इंटू 90 ले रहा हूँ। लेकिन दिक्कत क्या है पता है? यहाँ पे 12 रॉ मटेरियल जो है ये पूरा लेना है, और बाकी 50-50% लेना है। बाकी 50-50 लेना है, इसलिए तीनों को अलग लिखा। बाकी यहाँ पे अलग लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 100% लेना है। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 100% लेना है। और ये तीनों में WIP और फिनिश गुड्स और डेटर में सेम अमाउंट लग रही है। क्यों लग रही है सर? ये रीज़न की वजह से लग रही है, क्योंकि हम ओपनिंग क्लोजिंग सेम मान रहे हैं। अगर अलग से दिया होता तो हम अलग से लेते हैं, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ डेटर भी 1 करोड़ 80 लाख आया। उसके बाद में क्रेडिटर्स की बात करते हैं, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग सेम है। क्रेडिटर्स में हम परचेसेस लेते हैं, तो कंजम्पशन इज इक्वल टू परचेसेस हो जाता है, ठीक है। तो कंजम्पशन हमने रॉ मटेरियल का कितना किया? 12 लाख यूनिट। तो 12 लाख इंटू 60 काम आएगा यहाँ पे क्रेडिटर्स के लिए। 12 लाख इंटू 60, 60 डिवाइडेड बाय 12। अब आप मंथ पूछ लो यहाँ पे। एक सेकंड। हाँ, अब आप यहाँ पे मंथ देख लो कि कितने महीने का क्रेडिटर्स के लिए अलाउ किया हुआ है। 1 महीने का, ख़त्म काम। तो ये हो गया 60 लाख, ठीक है। क्रेडिटर्स हो गए आपके 60 लाख के। वेजेस और ओवरहेड आउटस्टैंडिंग कितना दिया हुआ है आप देखो यहाँ पे। वेजेस आर पेड इन द नेक्स्ट मंथ, मतलब 1 महीने का वेजेस आउटस्टैंडिंग है। ओवरहेड आउटस्टैंडिंग आई थिंक नहीं है कहीं पे भी। तो ओवरहेड आउटस्टैंडिंग हमारे इसमें आएगा ही नहीं, तो ये मैं मिटा देता हूँ। वेजेस आउटस्टैंडिंग कितना सर? 1 महीने का वेजेस आउटस्टैंडिंग है। आपने वेजेस कितना लिया? वेजेस है आपका 1 करोड़ 20 लाख का। 1 करोड़ 20 लाख का वेजेस है आपका। 12 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1, ये कितना आएगा? 1 करोड़ 20 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख आएगा, सॉरी। ये आपने ले लिया 10 लाख यहाँ पे। तो अब आप माइनस कर लो। 481,550 4 टाइम्स 0 माइनस 60 लाख माइनस 10 लाख। तो ये आता है आपका 411,50,000। ख़त्म। नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। नोट डाउन कर लो ये आंसर एक बार, फिर आगे हम बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, मतलब आपको मैं होमवर्क दे देता तो वो बहुत अच्छा रहता था। चलो एक बार आंसर देख लेते हैं, इंस्टीट्यूट ने क्या कंसिडर किया है इन्हीं सारे क्वेश्चंस में, तो उनसे मैच करने की कोशिश करेंगे हम। चार करोड़ 25 लाख आ रहा है, तो इन्होंने कहीं ना कहीं घपला किया हुआ है। अच्छा देखो, इनका क्रेडिटर और वेजेस मैच हो रहा है 60 लाख और 10 लाख का। इनका घपला कहाँ हुआ है ये मैं बताता हूँ। या तो अपने से गलती हुई है कहीं ना कहीं। अच्छा, इनका फिनिश गुड्स और डेटर 1 करोड़ 80, 1 करोड़ 80 आ रहा है। इनका सिर्फ रॉ मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड ये 75 लाख का WIP आ रहा है, और हमारा WIP कितना था? ऐसा क्यों? कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक होगी तो देखो वो मैं ठीक कर लूँगा। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोडक्शन साइकिल इज़ 1 मंथ, तो 1 मंथ मेरे कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत है तो वो ठीक कर लेते हैं। 12 लाख इंटू 60 इंटू 12, ये तो 60 लाख ठीक है। ये 50 10 50%, अच्छा 10 और 5 15। ओके ओके ओके, मेरे से गलती है, सॉरी, यहाँ पे मुझसे गलती हुई है।
ये 50,000 नहीं होना चाहिए, ये 5 लाख है और ये 10 लाख है। तो इस हिसाब से ये जो फिगर है ये आपकी बन जाएगी 75 लाख। और ये अगर 75 लाख बनती है तो यहाँ पे आपका आंसर मतलब मेरे से सिली मिस्टेक थी कैलकुलेशन की, बाकी सब सही है। सो 60 लाख, 60 लाख प्लस 75, 60 प्लस 75 प्लस 180 दैट गोज टू 315, 3150। सो 315 प्लस 180 ये आता है 495, क्लियर कट 4950। अब इसमें से ये माइनस कर दो तो -70, ये आता है आपका 4,25,00,000। प्रेटी इजी क्वेश्चन, सिर्फ एक सिली मिस्टेक मेरी तरफ से, माफ़ी चाहूँगा। लिख लो सर, 2 मिनट देता हूँ, 2 मिनट देता हूँ, आप उसको लिख लो, उसके बाद मैं वापस आता हूँ, ठीक है। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 14, होमवर्क। क्यों होमवर्क सर? ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सेफ्टी मार्जिन ऐड करनी है, 25% ग्रॉस प्रॉफिट पे है। ये सारी फिगर्स मैं आपको बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन था ऐसा। 10% ग्रॉस मार्जिन वाला क्वेश्चन था, अगर आपको याद होगा तो ये रहा वो क्वेश्चन, देखो 25% ग्रॉस मार्जिन, आखिरी में 20% सेफ्टी मार्जिन, 25% ग्रॉस प्रॉफिट था। तो ये इट इज़ एज गुड एज क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने देखा है। सेम टू सेम क्वेश्चन, फिगर्स बदली है सिर्फ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। अ परफॉर्मा कॉस्ट शीट ऑफ अ कंपनी, ये ना इस तरह से लिखा हुआ है, ये ए इसके साथ में है। अ परफॉर्मा कॉस्ट शीट ऑफ अ कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ध्यान देंगे, रॉ मटेरियल 1 यूनिट का लगता है 100 रुपये, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लगती है 37 रुपये 50 पैसे, ओवरहेड लगता है 75 रुपये, और टोटल कॉस्ट इस तरह से हो गई 212 रुपये 50 पैसे। उसके बाद में प्रॉफिट उसमें ऐड किया 37 रुपये 50 पैसे। तो सर आपका आया 1 मंथ। रॉ मटेरियल का स्टोरेज पीरियड कितना? 1 महीने का, उसका 1 महीने का हम स्टोर करके रखेंगे। WIP वर्क इन प्रोग्रेस होना
फिनिश्ड गुड्स इन स्टॉक ऑन एन एवरेज फॉर 2 वीक्स, ठीक है। द क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स इज 3 वीक्स, क्रेडिटर से हमको 3 वीक का क्रेडिट मिला है। एंड द कंपनी अलाउ करती है 4 वीक का क्रेडिट टू द डेटर्स। लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज 1 वीक एंड लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस इज 2 वीक्स। सारा स्टोरेज पीरियड, होल्डिंग पीरियड, आपका लैग इन पेमेंट, सब आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज सब दे दिया इन्होंने कि कितने कितने महीने का या हफ्ते का हम आउटस्टैंडिंग रखते हैं। द कंपनी सेल्स 1/5 ऑफ द आउटपुट अगेंस्ट कैश। ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप जितना भी माल बेचते हो उसका 20% हिस्सा, 1/5 यानी कि 20% हिस्सा आप कैश में देते हो। तो डेटर्स निकालते समय आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है कि डेटर्स में सिर्फ 80% वाला हिस्सा लोगे, क्योंकि डेटर्स क्रिएट होते हैं क्रेडिट सेल से जो कि 80% है, 100 नहीं है। अब कैश सेल से डेटर्स क्रिएट नहीं होते। एंड मेंटेन्स कैश इन हैंड एट बैंक पुट टुगेदर एट 37,500। You are required to prepare a statement showing estimate of working capital needed to finance an activity level of 1,30,000 units of production. Assume that production is carried on evenly throughout the year and wages and overhead accrue similarly. Work in progress stock is 80% complete in all respect. अभी अभी हमने जो क्वेश्चन किया ना एग्जैक्टली सेम वैसा ही है। अब आप चाहो तो अपन उसको फटाफट कंप्लीट करते हैं, इसमें कुछ नया सीखने लायक नहीं है, तो ध्यान देना उसको कैसे हम कंप्लीट करेंगे। This is going to be question number 15. मैं रफ में लिखूँ तो चलेगा क्या सर? आप करोगे क्या उसको? क्योंकि मैं ना आपका टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ ना मेरा। फॉर्मेटिंग हमने बहुत बार कर ली। चलो कोई नहीं, यहाँ हम लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। यहाँ हम लेते हैं करंट असेट्स, रॉ मटेरियल का स्टॉक, WIP का स्टॉक, फिनिश गुड्स का स्टॉक। अच्छा ये हो गई इन्वेंट्री। अगर इन्वेंट्री ले रहे हो आप तो फिर डेटर्स, कैश एंड बैंक, तो आ गई टोटल। फिर आता है सर करंट लायबिलिटी। एक आता है इसमें क्रेडिटर्स, वेजेस आउटस्टैंडिंग और ओवरहेड आउटस्टैंडिंग, नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। आई होप आप सब लोगों को पता है क्या होता है, करंट असेट्स की टोटल। अब कॉस्ट शीट निकालना है, कॉस्ट शीट निकाल लो या डायरेक्ट आंसर्स निकालना है, डायरेक्ट आंसर्स निकालो, जैसे भी आपकी इच्छा। रॉ मटेरियल का स्टॉक अगर आपको निकालना है तो साल भर का कंजम्पशन कितना है। कुछ कुछ अजम्पशंस जो रहेंगे वो इस तरह से रहेंगे कि सर ओपनिंग और क्लोजिंग सेम है, WIP का, रॉ मटेरियल का और फिनिश गुड्स का। तो अब इस केस में क्या होता है कि आपका परचेसेस और कंजम्पशन दोनों सेम होता है। तो अब आप परचेसेस लेना चाहो तो कंजम्पशन की फिगर ले सकते हो, कंजम्पशन लेना चाहो तो परचेसेस की फिगर ले सकते हो। 1,30,000 यूनिट का प्रोडक्शन इन्होंने बताया। सो 1,30,000 यूनिट्स अगर आप बनाओगे, ठीक है, ये 13 लाख होगा। तो एक यूनिट कितने में बिक रहा है आपका? यहाँ पे 37,500 का बैंक है ना, यहाँ पे देखो कैश एंड बैंक 37,500 और एक यूनिट आपका यहाँ पे बिक रहा है 100 रुपये का। तो 1,30,000 इंटू 100 करोगे, 12 करोगे और एक महीने का स्टॉक में रहता है, क्वेश्चन ने लिखा है। ये देखो
द कंपनी कीप्स रॉ मटेरियल इन स्टॉक ऑन एन एवरेज फॉर 1 मंथ, ठीक है। तो 1,30,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ गया 10,83,333। अजीब फिगर आ रही है। चलो, क्योंकि क्वेश्चन में वो दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, वीक्स, तो मैं वीक्स के हिसाब से देखता हूँ, राउंड ऑफ कोई आता होगा फिगर तो वो ले सकते हैं। 52 वीक्स, सारा क्वेश्चन वैसे ही है। ये आपका आएगा 10 लाख। तो आप उसको एक काम करो मेरे हिसाब से, क्योंकि बाकी सारा क्वेश्चन आपको वीक्स में दिया हुआ है, तो इसको आप ऐसे लो, 52 वीक्स और 4 वीक्स, 1 मंथ यानी 4 वीक्स ले लो। तो अब आपका जो आंसर यहाँ पे आएगा वो थोड़ा बदल जाएगा, दैट विल बी 10 लाख रुपीज़, ठीक है। 1,30,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 4। अब बात करते हैं WIP की। WIP में 3 चीज़ें आती है, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और ओवरहेड। सो 1,30,000 यूनिट आपने बनाया, लेकिन 100 रुपये प्लस 100 रुपये क्या पूरा ही लगना है ना यहाँ पे, तो 212.50 रुपये आपका इस केस में 100 भी लग रहा, ये भी लग रहा, ये भी लग रहा। वो WIP में तीनों कॉस्ट लगती है, आपको ये समझ में आ रहा, तो मैं ले सकता हूँ डायरेक्ट 212 रुपये 50 पैसे। यस सर, क्यों नहीं ले सकते आप, 212 रुपये 50 पैसे। लेकिन क्या 100% लग गया क्या? अगर 100% लग गया होता तो वो WIP कहलाता ही नहीं सर, वो कहलाता कि भैया आपका अभी कुछ बाकी है। तो ऐसे केस में क्वेश्चन में WIP के लिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा हुआ है WIP कितना मेंटेन कर रहे हैं हम, ऑन एन एवरेज फॉर 1 वीक, वर्क इन प्रोग्रेस ऑन एन एवरेज फॉर 1 वीक। अभी ना इन्होंने गलती कुछ तो की है। हाँ, 2 जगह से आपको वर्क इन प्रोग्रेस लेना है। एक तो है आपका 1 वीक का टोटल, प्लस यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक जो है दैट इज 80% कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। रॉ मटेरियल भी 80% कंप्लीट, WIP भी, सॉरी ओवरहेड भी और वेजेस भी। तो आपका ये जो 212 रुपये ये 100% नहीं लगेगा, ये 80% ही लगेगा। और 52 वीक्स से डिवाइड करके 1 वीक से आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आंसर आ जाएगा। आपको समझ में आया क्या? 1,30,000 इंटू 212.50 इंटू 80% करोगे तो टोटल WIP की कॉस्ट आएगी, डिवाइडेड बाय 52 वीक करोगे तो 1 हफ्ते की कॉस्ट आएगी, मल्टीप्लाइड बाय 1 वीक करोगे तो 1 हफ्ते की कॉस्ट आएगी। यह आता है 4,25,000, ठीक है। फिनिश गुड्स की बात करते हैं अब। फिनिश गुड्स में आपने 1,30,000 यूनिट्स बनाए। अब आप बोलोगे सर हर जगह आप सेम ही ले रहे हो, 1,30,000 इंटू 212.50 लेंगे सर, यहाँ पे भी सेम ही लेंगे, क्योंकि सेम एग्जांपल मैंने जो आपको बताया था लास्ट टाइम ये वाला कि अपन ओपनिंग क्लोजिंग सेम मान रहे, ओपनिंग क्लोजिंग सेम मान रहे, तो आपकी फैक्ट्री कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सब सेम ही आनी है। फिनिश गुड्स का क्वेश्चन में लिखा है कि 2 हफ्ते का, 2 वीक्स का फिनिश गुड्स हम स्टॉक में रखते हैं। 2 हफ्ते का जो भी प्रोडक्शन होता है, 2 हफ्ते का प्रोडक्शन निकालो। तो सर 1,30,000 इंटू 212.50 जैसे ही आपने किया, ये साल भर का प्रोडक्शन निकला। इसके बाद आप अगर डिवाइड करते हो, इसके बाद अगर आप डिवाइड करते हो 52 वीक से और मल्टीप्लाई करते हो 2 वीक से, 52 वीक से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करते हो 2 वीक से, तो आपका आंसर क्या आएगा? 1,30,000, ध्यान देना, इंटू 212.50 ये दिखाता है आपको कि साल भर में आपने कितना प्रोडक्शन किया। और जैसे ही इसको 52 वीक से डिवाइड किया, ये दिखाता है आपको कि 1 हफ्ते का प्रोडक्शन कितना। क्वेश्चन ये बोलता है कि फिनिश गुड्स हम कितना रखते हैं, 2 हफ्ते के प्रोडक्शन जितना, तो मल्टीप्लाइड बाय 2, ये आ गया 10,62,500। तो यहाँ पे आपकी 3 फिगर आ जाएगी, 10 लाख, 4,25,000, 24,87,500। खैर डेटर्स भी वापस वैसे ही कैलकुलेट होने हैं आपके।
1,30,000 यूनिट है, 212.50 की आपकी कैश कॉस्ट है। सेल्स पे नहीं लेना, कैश कॉस्ट पे लो, बहुत ही सही रहेगा, अनलेस एंड अदरवाइज क्वेश्चन बोलता है अभी। हाँ, अब यहाँ पे आता है डेटर्स। आप देख रहे हो कि 1,30,000 सारा का सारा माल क्या आपने क्रेडिट में बेचा जो सारा डेटर में जाएगा? नहीं सर, 1/5 आइटम आपने कैश में बेचा है, यानी 20% कैश में बेचा है, तो 80% आपने क्रेडिट में बेचा है। और वो आप कितना रखते हो डेटर्स जो है? 4 वीक्स क्रेडिट टू इट्स डेटर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक चेंज करूँगा, समझो बात को। अब सारा माल नहीं बेच रहे, 1,30,000 का 1/5 आप कैश में, या तो 80% लिखो या तो 4/5 लिखो, बेच रहे हो, मल्टीप्लाइड बाय एक की प्राइस कितनी? कॉस्ट 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 200.50, तो डिवाइड बाय 52 इंटू 4 वीक्स। 4 आप क्रेडिट देते हो, तो ध्यान देना क्या आंसर आता है इसका, कि 1,30,000 को जैसे ही आपने 4 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड किया तो आता है 1,04,000। ये वो फिगर है जो आपने क्रेडिट में बेची, मल्टीप्लाइड बाय 212.50, ये वो अमाउंट है जो आपने साल भर में क्रेडिट में बेची, डिवाइडेड बाय 52, यानी ये वो अमाउंट है जो एक हफ्ते में क्रेडिट में बेची कॉस्ट। और आप 4 हफ्ते जितना रखते हो, तो 4 हफ्तों से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ रहा है? 17 लाख। अब करो टोटल, ये आता है 42,25,000। अब बात करते हैं सर क्रेडिटर की, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग सेम है, तो क्रेडिटर्स के लिए लगने वाले परचेसेस इज नथिंग बट द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, और आपने जो कंज्यूम किया वो है 1,30,000 यूनिट इंटू 100 रुपये डिवाइडेड बाय 52। क्रेडिटर्स को देख लो कितना अमाउंट दिया हुआ है, कितने हफ्ते का क्रेडिट दिया हुआ है क्रेडिटर्स को। अगर आप देखोगे तो 3 वीक का क्रेडिट दिया है, 3 वीक्स ऑफ क्रेडिट टू द क्रेडिटर्स, सप्लायर्स को 3 वीक का क्रेडिट दिया हुआ है। अरे ये हो गया 7.5 लाख। ध्यान दो मैं क्या बता रहा हूँ, 1,30,000 इंटू 100, ये वो अमाउंट है जो साल भर में खरीदा और कंज्यूम किया। साल भर में इतना खरीदा और हमको क्या चाहिए क्रेडिटर के लिए? खरीदा सर, साल भर में हमने इतना खरीदा, डिवाइडेड बाय 52, तो एक हफ्ते में कितना खरीदा, मल्टीप्लाइड बाय 3 हफ्ते का मेरा क्रेडिटर्स में जमा रहता है, जो कि अमाउंट आता है 7.5 लाख रुपए, 7,50,000। उसके बाद दो चीजें और लास्ट, ठीक है, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस, वेजेस में कितना लैग है? 1 वीक का, ओवरहेड में कितना लैग है? 2 वीक्स का। ठीक है सर, वो भी ले लेंगे हम, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एक लाख तीस हजार वेजेस की कॉस्ट कितनी जा रही है? देखो, वेजेस और ओवरहेड 37.50 एंड 75। वेजेस 1 महीने का पेंडिंग रहता है, ओवरहेड 2 महीने का। देखो क्या आ रहा है, 1,30,000 को जैसे ही मैं 37.50 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो पता चलता है साल भर में वेजेस कितने लगे? 48,75,000। डिवाइड किया 52 से तो एक हफ्ते में वेजेस कितने लगे, और उतना ही हमको बैलेंस दिखाना है कि हमने पेमेंट करना बाकी है। 1,30,000 को जैसे ही 75 से मल्टीप्लाई किया तो आपको पता चलता है कि साल भर के ओवरहेड्स कितने हैं। डिवाइड किया सर 52 से तो पता चलता है एक हफ्ते के ओवरहेड कितने हैं, और आउटस्टैंडिंग 2 हफ्ते के रहते हैं तो 2 हफ्तों से मल्टीप्लाई किया, 375, 93,750। एक बार चेक कर लेना तो
कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलत आ रहा है क्या? नहीं, सही है। 93,750 इंटू 4 टाइम्स हो जाएगा। नहीं है, ठीक है। अब करो टोटल। 42,25,000 माइनस 7.5 लाख माइनस 93,750 माइनस 3,75,000, सो दैट्स 13,06,250। अब मेरे को थोड़ा सा डाउट आ रहा है वैसे ये फिगर पे, कुछ छूट गया क्या? पहले मैं ये देख लेता हूँ। क्वेश्चन में हमने 2.5 लाख का कैश बैलेंस लिया क्या? नहीं, 2.5 लाख का इसमें नहीं था। वर्क इन प्रोग्रेस ले लिया 1 वीक, फिनिश गुड्स ले लिया 2 वीक्स का, रॉ मटेरियल 1 मंथ का, सप्लायर 3 वीक, वेजेस 1 वीक, ओवरहेड 2 वीक्स, 1/5 इसमें जाता है। ओके, रिक्वायर्ड प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग वर्क इन, ठीक है 80%। ओके, चलो अब हम चेक करते हैं सर इंस्टीट्यूट के आंसर से कि इंस्टीट्यूट का आंसर क्या कहता है इस मामले में। इंस्टीट्यूट का आंसर भी सेम चीज़ है, 30,06,250, और हमारा क्या आंसर आया सर? 30,06,250। सो द एंटायर आंसर इज राइट। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लिया तो जो कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती है, अच्छा कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी क्यों होती है मैं बताता हूँ आपको। कई बार क्या होता है कि जब लाइव क्लास होती है तो लाइव क्लास में तुरंत बच्चे बता देते हैं, बट रिकॉर्डिंग में ऐसा कोई बच्चा बताता नहीं है, तो वो रिकॉर्ड हो जाता है अगर मैं क्रॉस चेक ना करूँ तो, और रिकॉर्ड अगर हो गया तो वो आप तक पहुँच जाता है और आप तक ये गलत कैलकुलेशन आ जाएगा। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ पे गलत कैलकुलेशन करूँगा कुछ एक दो, तो यहीं के यहीं ठीक हो जाएगा अगर क्रॉस चेक कर लूँ तो। आपको भी क्लैरिटी आ जाएगी, फिर आप भी डाउट्स रेज नहीं करोगे कि ये क्या किया, कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये था सर क्वेश्चन नंबर 15। अभी ऐसा है सारा एफएम ऐसे चलता रहेगा। वर्किंग कैपिटल इतना हार्ड नहीं है जितना समझा जाता है, बट क्वेश्चंस थोड़े से ऐसे, अभी कॉन्सेप्ट्स आपको समझने लग गए ना, आपको अब ऐसा लग रहा होगा अभी बार बार वही चीज़ कर रहा है। अब आगे भी वही चीज़ है, 16 से लेके 25 अराउंड तक क्वेश्चन है, 2-3 अलग अलग तरह के क्वेश्चन है, बाकी सारे आपके होमवर्क ही जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है 16 नंबर का क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए लेंगे आई थिंक। देखो इसमें भी वही चीज़ है सर, 1/5 ऑफ द आउटपुट अगेंस्ट कैश, 2.5 लाख का बैलेंस, ठीक है। बाकी ये 3 हफ्ते 6 हफ्ते 8 हफ्ते 1 हफ्ते 2 हफ्ते। जो WIP है आपका, ये WIP 2 वीक का रहेगा, लेकिन 80% रॉ मटेरियल, 2 वीक का रॉ मटेरियल निकालो उससे, उसको 80% से मल्टीप्लाई करो, लेबर ओवरहेड 2 वीक का निकालो उसको 60% से मल्टीप्लाई करो, और ये आपका आ गया WIP का स्टॉक। और तो बाकी कुछ भी नहीं है। हाँ, फैक्ट्री ओवरहेड है, ये आपका कॉस्ट पर यूनिट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन ऑफ 18 पर यूनिट एट द बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी आ रहा है, तो ये आप 18 पर यूनिट निकाल देना। तो आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ, 117 लो, 49 लो, और यहाँ आप 80 लो, उसके हिसाब से टोटल कॉस्ट आपकी बदलेगी, और यही जो टोटल कॉस्ट आएगी वो आगे लगनी है बहुत सारी चीज़ों पे। 117 प्लस 49 प्लस 80, तो ये 80, तो ये तकरीबन जो अब आ रही है ना टोटल कॉस्ट, ये आ रही है 246 आपको प्रोडक्शन में भी मदद करेगा, फिनिश गुड्स में भी मदद करेगा, आपको डेटर्स में भी मदद करेगा। एक बार लगे तो मैं आपको इसका आंसर समझा देता हूँ, होगा अपने पास में, आपको देखना तो पड़ेगा ही वैसे ही, तो ध्यान दो। ये देखो, आपको अगर दिख रहा होगा तो 78,000 इंटू 246 है, जबकि अपना यहाँ पे 264 निकाला हुआ है। 264 लेना मत गलती से भी, क्योंकि नॉन कैश आइटम हम नहीं लेते। क्वेश्चन में क्लियर कट दिखा है कि डेप्रिसिएशन 18 रुपये का इंक्लूडेड है। हमने एक क्वेश्चन देखा था जहाँ पे एक्सक्लूडेड था इसलिए छोड़ दिया, यहाँ इंक्लूडेड है इसलिए हटाओ, इंक्लूड किया है ना हटाओ, 98 में से 18 हटाओ, 80 रुपीज़ से फैक्ट्री ओवरहेड के कैलकुलेशन करने हैं। आउटस्टैंडिंग हो, WIP हो, या फिर फिनिश गुड्स और डेटर्स हो, सब 80 रुपीज़ के हिसाब से जाएगा। सो 246 आना चाहिए। उसके अलावा और कुछ भी नया नहीं है इस क्वेश्चन में, जो हमने पहले देखा वही था। 1/5 है तो 1/5 डेटर्स के टाइम पे ध्यान रखना कि 1/5 लो, तो आप क्या करोगे पता है, यहाँ पे 246 है इंटू जो भी नंबर ऑफ यूनिट कितने 78,000 दिए हुए नीचे में, ये इसको आप मल्टीप्लाई करो 4/5 से। दिखाऊं मैं आपको, देखो यहाँ पे भी यही किया होगा, रिसीवेबल 78,000 इंटू 246 इंटू, और ये आखिरी में 4/5 किया है। 6 हफ्ते का लेना है तो 6 हफ्ते का लो, जितने भी हफ्ते का लेना है, इंटू 4/5, ताकि आप क्रेडिट वाला हिस्सा ले सको। डेटर्स क्रिएट होते हैं क्रेडिट से, कैश से नहीं।
बस बाकी सब सेम है सर। आओ अगला वाला क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। अगला वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, सो दिस विल वी विल मार्क एज होमवर्क 17th। 2 मिनट में मैं वापस आता हूँ, इसको लेते हैं। आओ सर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान देना, बढ़िया क्वेश्चन है। एमएनओ लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग कॉस्ट डेटा रिलेटिंग टू द ईयर एंडिंग ऑफ 31 मार्च 2008। सेल से हमारे 450 लाख के मटेरियल जो हमने कंज्यूम किया है वो है 150 लाख का, डायरेक्ट वेजेस 30 लाख का, फैक्ट्री ओवरहेड जो कि 100% वेरिएबल है, यानी कि अगर सेल्स बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, 60 लाख का, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 100% वेरिएबल 60 लाख का, सेलिंग ओवरहेड 50 लाख के, ठीक है। अब द कंपनी वॉन्ट्स टू मेक अ फोरकास्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल नीडेड फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड एंटिसिपेट दैट। ये जो था, ध्यान देना, ये 31 मार्च 2008 के एंड का था। अब अगले साल के लिए वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। तो एस्टिमेट्स आपके लेकिन यहाँ पे बदल रहे हैं। एस्टिमेट्स क्या बदल रहे हैं, ध्यान देना कि सेल्स विल गो अप बाय 100%। 100% से अप जाएंगे, यानी कि डबल हो जाएंगे। 450 लाख था, अब वो 900 लाख हो जाएगा। 450 में 100% ऐड करके देखो कैलकुलेटर पे, 900 लाख आएगा। सेलिंग एक्सपेंसेस विल बी 150 लाख। जो अभी तक खर्चे हमारे सिर्फ 50 लाख हुआ करते थे, सेलिंग ओवरहेड जो लिखा है ना यहाँ पे, वो अब आपके खर्चे सारे 150 लाख हो जाएंगे। तो कुछ कुछ चीजें बदलेगी। स्टॉक होल्डिंग्स फॉर द नेक्स्ट ईयर विल बी रॉ मटेरियल फॉर 2.5 months, WIP for 1 month, finished goods for half month, book debts for 1.5 month। तो आपको ये असेट वाली चीजें दे दी। लैग इन पेमेंट्स विल बी 3 months फॉर क्रेडिटर्स, 1 month फॉर वेजेस एंड हाफ मंथ फॉर ऑल द अदर एक्सपेंसेस, जैसे कि फैक्ट्री, ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग के खर्चे हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फॉर द नेक्स्ट ईयर। बहुत ही सिंपल है, ध्यान दो। नेक्स्ट ईयर की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का हमको स्टेटमेंट बनाना है। पहले जो डिटेल इन्होंने दी है वो हम लिखेंगे सर उन्हीं के फॉर्मेट में, ताकि हमको ना आइडिया आ जाए। अभी हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है आई थिंक, हाँ। सो क्वेश्चन नंबर 17,
2008 और नेक्स्ट ईयर आएगा 2009, तो सेल्स जो है आपके 450 लाख थे, रुपीज़ इन लैक्स, और अब हो जाएंगे वो 900 लाख के। उसके बाद रॉ मटेरियल जो आपने कंज्यूम किया, मटेरियल कंज्यूम्ड 150 लाख। अच्छा, मटेरियल्स जो होता है ये आप हमेशा याद रखना, 50 कार बनाई है तो उसमें 50 तरह का मटेरियल, 50 क्वांटिटी का मटेरियल लगेगा। अगर 100 कार बनाओगे ना तो 100 मटेरियल लगेगा। मटेरियल हमेशा 100% वेरिएबल होता है, अनलेस अदरवाइज गिवन। इसलिए क्वेश्चन में उन्होंने भले ही नहीं लिखा, दैट डजंट मीन कि हम कितनी भी कार बनाते जाए तो मटेरियल उतना ही लगना है। अरे भैया, मैं अगर 50 बॉटल बना रहा हूँ तो 50 ढक्कन लग रहे हैं, 450 बॉटल बना रहा हूँ तो मान लो उसमें 450 ढक्कन लगेंगे। आ रही बात आपको समझ में? अगर सेल्स डबल हो रहा तो मटेरियल भी डबल होगा, ये चीज़ समझना ज़रूरी है। तो आपके यहाँ पे अगर रॉ मटेरियल 150 है तो यहाँ हो जाएगा 300, उसका डबल। उसके बाद में वेजेस की बात करते हैं, वेजेस 30, वेजेस भी हम मान के चलेंगे, यहाँ पे 30 है तो यहाँ हो जाएगा 60, 100% डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि ये है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस का मतलब ही यही होता है कि ये सेल्स पे डिपेंड करता है, मतलब जितना आपने बनाया उतना उसका खर्चा बढ़ता जाएगा। आपने डबल यूनिट बनाया तो डबल काम किया होगा ना। अभी इस पे लेबर लगा है 1 रुपए का, 2 बॉटल बनाने के लिए भी क्या टोटल मिला के 1 ही रुपए का लेबर लगेगा? अबे नहीं ना, 2 बॉटल बनाने के लिए एक और एक 2 रुपए का लेबर लगेगा। 1 बॉटल के लिए 1 रुपया तो 2 बॉटल के लिए 2 रुपया। वैसे ही डायरेक्ट वेजेस भी डबल होंगे, ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बोलने की ज़रूरत पड़ती है ओवरहेड में, क्योंकि ओवरहेड्स जनरली बहुत सारे फिक्स्ड भी होते हैं। जैसे कि रेंट हो गया जगह का, अब आप उसी जगह पे 450 का लाख का आपने साल भर में सेल किया, अगले साल उसी जगह पे 900 का सेल किया, रेंट तो उतना ही रहेगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला 100% वेरिएबल है, तो हम इसको बदलेंगे। तो 100% वेरिएबल होने की वजह से ये क्या है आपका फैक्ट्री ओवरहेड। हाँ, फैक्ट्री ओवरहेड है आपका 60 जो कि हो जाएगा 120। अब देखो, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड आ गया। अब क्वेश्चन में इन्होंने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी 100% वेरिएबल दिया। सोचो, क्या मैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को प्रोडक्शन का हिस्सा मानूं या मैं आगे का हिस्सा मानूं? मतलब कहीं ऑफिस का जो कॉस्ट ऑफ सेल्स में आता है, फिनिश गुड्स वगैरह ऐसी जगह पे, अब आप उसको आगे का हिस्सा इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड है, 100% वेरिएबल दिया है। इसका मतलब अगर सेल्स बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। आप सोचो, आपकी अगर कहीं सैलरी है, आप जॉब करते हो, 50,000 रुपये महीना मिलता है, उस कंपनी का सेल्स डबल हो जाएगा तो क्या आपकी सैलरी भी डबल हो जाएगी? नहीं, क्योंकि सेल्स से रिलेटेड डायरेक्ट नहीं है, रिलेशन नहीं है आपके इसका। तो आपकी जो सैलरी है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करते समय काम आएगी, प्रोडक्शन की कॉस्ट में काम नहीं आती। लेकिन ये जो उन्होंने बोला एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये 100% वेरिएबल है, डायरेक्ट प्रोडक्शन से, सेल से इसका लेना देना है, इसीलिए हम इसको प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता। ये वर्क इन प्रोग्रेस में तो सिर्फ 3 चीज़ें आती है, मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड। सो ये एक चीज़ आप थोड़ा सा समझो। अभी हम इसको क्या करेंगे मैं बताता हूँ आपको। एक सेकंड ना, होल्ड करो।
सॉरी ध्यान देना। तो ये आपका सर फैक्ट्री ओवरहेड जब आप उसमें डाल दोगे तो आपका ये फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। अब इसमें आप ऑफिस एंड जो वेरिएबल है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अगर आप डालोगे कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ आपको 60। यहाँ 120 हो जाएगा डबल 100%। तो ये आपका आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बनाने की कीमत। अब इतना तो आपने बना लिया, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। मान के चलेंगे ओपनिंग स्टॉक 0 था। यहाँ क्लोजिंग और ओपनिंग सेम नहीं मान सकते जो अभी तक हम मानते आ रहे थे। क्यों? इस क्वेश्चन में 2 अलग अलग ईयर्स ऑलरेडी दिए हुए, तो इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बनेगा। कंपनी wants to make forecast of working capital needed for the next year and anticipates that sales इतना होगा, selling expenses, stock holdings for the next year will be raw material for 2.5 month। नेक्स्ट ईयर का जो स्टॉक होल्डिंग होगा, दैट विल बी फॉर द नेक्स्ट ईयर विल बी रॉ मटेरियल फॉर द 2.5 मंथ, वर्क इन प्रोग्रेस 1 मंथ और फिनिश गुड्स फॉर हाफ मंथ। सो यहाँ पे लेस स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स करोगे। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर पहली चीज तो आपने इसमें ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का अगले साल क्यों नहीं लिया? 2009 में, 2008 में कुछ तो ओपनिंग क्लोजिंग रहा होगा। क्वेश्चन में इसके बारे में नहीं दिया हुआ है। क्यों? क्वेश्चन में क्लियर कट एक चीज लिखी है, स्टॉक होल्डिंग्स फॉर द नेक्स्ट ईयर विल बी रॉ मटेरियल, विल बी ये अगले साल का। इस साल का क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग, WIP का ओपनिंग क्लोजिंग, फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग, कोई लेना देना नहीं है। जो वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट बनाना है वो अगले साल के लिए बनाना है, ठीक है। तो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमने कितना मेंटेन करना है? वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, 1 मंथ का है। फिनिश गुड्स हाफ मंथ का हमने मेंटेन करना है। फिनिश गुड्स के लिए कौन सी कॉस्ट लोगे? सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 600 ले सकते हैं क्या? हाँ सर, क्यों नहीं ले सकते, ले सकते हैं। यही माल हमारे पास में अवेलेबल है बेचने के लिए। तो मैं ऐसा करूं 600 बाय 12 इंटू 0.5। सो अगर आप ऐसा करोगे तो ये आता है 25, यानी कि 300 और 525 आपका हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर क्या कुछ भी फिनिश स्टॉक नहीं बचा होगा पहले साल में? सर बचा होगा, आप उसकी चिंता मत करो। ओपनिंग भी उतना, क्लोजिंग भी उतना, उस साल के लिए मान के चलो। तो अल्टीमेटली 300 का 300 ही आना है आपका, फिर कोई बढ़ेगा नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या ऐड होएगा? अब इसमें ऐड होएगा सेलिंग ओवरहेड जो थे 50 उस टाइम पे। लेकिन 150 है अगले साल, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये हो गया सर 350, 675, ये समझ लो। अब आ जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या आएगा? जो ऊपर में सेल्स किया ना 450 का, उसमें 350 माइनस किया तो कितना आएगा? 100। ऊपर में सेल किया 900 का, उसमें से 675 माइनस कर दो सर, 225। ये आपका प्रॉफिट है, ठीक है। यहाँ तक तो आपने लिख लिया। अब बात करते हैं जिसकी हमको ज़रूरत है वो। अब वो आंसर कहीं गलत होता है तो बताओ आप मेरे को। स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल अगले साल के लिए।
करंट असेट में इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश गुड्स। अभी रॉ मटेरियल कितना रख रहे हैं हम? रॉ मटेरियल के लिए 2 और आधे महीने, 2.5 मंथ का रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना किया सर? 300 लाख का कंज्यूम किया, अगले साल वाली फिगर, ठीक है। 300 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2.5 मैं यहीं पे कैलकुलेशन कर सकता हूँ। 62.5 लाख का मेरा रॉ मटेरियल का स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक। WIP, क्वेश्चन ने क्या बोला? वर्क इन प्रोग्रेस फॉर 1 मंथ। जो भी WIP रहेगा वो 1 मंथ का जितना अमाउंट रहेगा वो वर्क इन प्रोग्रेस में रहेगा, ठीक है। अब आप सोचो वर्क इन प्रोग्रेस में कितनी अमाउंट आनी है। क्या क्या आएगा वर्क इन प्रोग्रेस में? मटेरियल कंजम्पशन आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल कंजम्पशन आएगा, डायरेक्ट वेजेस आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड आएगा, इतना आइटम आएगा। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दैट इज नॉट अ वर्क इन प्रोग्रेस, दैट इज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बट नॉट अ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस के लिए अगर मोर स्पेसिफिक आप जाओ तो फैक्ट्री कॉस्ट लगती है सर। सो 150 30 60 होता है आपका 63 90 और 150 240। ओके, प्लस करना पड़ेगा ना। कितने महीने का बोल रहे हैं ये? 1 मंथ। नहीं रुको, अभी ये तो पुराने साल का है। यहीं देख लो ना, आपका जो रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड आ रहा है वो 360 और 120 यानी कि 480 का आ रहा है। आप यहाँ पे 480 ले लो, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 मंथ। दैट्स 40। फिनिश गुड्स में क्या काम आएगा? फिनिश गुड्स ऑलरेडी हमने वहीं पे निकाला हुआ है, 25 आ रहा था, तो इनकी टोटल कर लो। 62.5 प्लस 40 प्लस 25, सो दैट्स 127.50। सोचो, दिमाग लगाओ। इन्वेंट्री के बाद आएगा सर डेटर्स कौन से बेसिस पे लेते हैं? डेटर्स लेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स बेसिस पे, जो कि है 675, जितना हमने माल बेचा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? स्टॉक, रॉ मटेरियल, डेटर, बुक डेट्स फॉर 1.5 मंथ। तो 675 का माल आपने बेचा, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1.5, सो दैट्स 84.375। ये थोड़ा अजीब सा आ रहा है, इसको मैं चेक कर लूँगा। कैश बैंक कुछ दिया है क्वेश्चन में? कैश बैंक वगैरह कुछ भी नहीं है, तो हम उसको छोड़ के चलते हैं फिलहाल। $211.875। अब क्या है सर? करंट लायबिलिटी दूसरा हिस्सा क्वेश्चन का। सबसे पहले उसके अंदर आता है क्रेडिटर्स, यानी कितना माल खरीदा उस पर डिपेंड करता है। पिछले साल का अगर ओपनिंग क्लोजिंग में सेम मान रहा हूँ रॉ मटेरियल का, तो इस साल में मेरा कंजम्पशन ही परचेसेस बनता है। सो मेरा रॉ मटेरियल का कंजम्पशन है सर 300 का, डिवाइडेड बाय 12 करूँगा, 1 महीने का आया। और यहाँ पे जो उन्होंने क्रेडिटर्स के लिए दिया है वो है 3 महीने का लैग है, तो 3 महीने जितना अमाउंट ले लेंगे।
75। उसके बाद उन्होंने बोला कि वेजेस हाफ मंथ के रहेंगे, जो भी साल भर का होगा उसका हाफ। तो वेजेस जो था वो था 60 का। वेजेस कितने के? 60, 12 और हाफ मंथ, तो ये आएगा 2.5। अब इसके अलावा उन्होंने सारे खर्चे अब एक साथ बोले, ध्यान देना। उन्होंने बोला, अच्छा 1 मंथ फॉर वेजेस था, सॉरी 1 मंथ है, तो ये भी अमाउंट हो गई अपनी 5। अब बाकी खर्चे, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सारे खर्चे ले लो। क्या क्या है सर? एक देखो, फैक्ट्री, ऑफिस, और क्या बाकी? वेजेस वगैरह तो हो गया। और आपका आया यहाँ पे सेलिंग। तो ये कितने खर्चे? 120 का फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव 120 का, और 150। इसके अलावा और कुछ है क्या? मेरे को देखने दो। हाँ, 120, 120 और 150, तो वो यहाँ आ जाएगा 120 प्लस 120 प्लस 50, सॉरी 150 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 0.5, यही हुआ ना? मतलब आधे महीने का ही बोल रहे वो। फैक्ट्री, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग, चलो बढ़िया। 120 डिवाइडेड बाय 120 प्लस 120 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 12, ये एक महीने का आया, मल्टीप्लाइड बाय 0.5, तो ये आ गया सर 16.25 करो टोटल। आई डोंट थिंक अब कुछ और बचा हुआ है। सो 211.875 माइनस 75, हाँ एक चीज रहेगी, क्रेडिटर्स बदलेंगे सर, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का 62.50 लैक्स है, साल भर में 300 कंज्यूम किया। पिछले साल का ओपनिंग क्लोजिंग जीरो, मतलब हम मान के चलते कुछ भी नहीं है या सेम है, वही अपना ओपनिंग जीरो। अभी अपन अब ओपनिंग क्लोजिंग सेम मानोगे, यानी जीरो मानो, एक तरह से कुछ नहीं दिया तो जीरो मान के चलो, क्योंकि जीरो से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो ओपनिंग इस साल का भी जीरो आ जाएगा और क्लोजिंग 62.5 है। तो ध्यान देना, इस साल के क्रेडिटर्स के लिए क्या है? क्रेडिटर्स के लिए हमको लगता है सर परचेसेस। अब हम क्या लेते हैं सर? कंजम्पशन लेते हैं, इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग। रॉ मटेरियल का क्या हुआ? पिछले साल का क्लोजिंग हमने जीरो दिखाया, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों पिछले साल का। तो जो पिछले साल का क्लोजिंग है वो जीरो, इस साल का ओपनिंग बन गया जीरो। परचेसेस हमको नहीं पता सर, हमने ले लिया 300 का कंजम्पशन और क्लोजिंग ले लिया 62.50 का रॉ मटेरियल। अगर आपने देखा होगा तो हमने 62.50 का रॉ मटेरियल का क्लोजिंग लिया। अब यहाँ पे हमको ये कंसिडर करना जरूरी है, क्योंकि ओपनिंग 62.5 नहीं है। अगर ओपनिंग 62.5 होती तो परचेसेस इज इक्वल टू 300 हो जाता, लेकिन अब परचेसेस इज इक्वल टू 362.50 होंगे, यह 62.50 इधर जाएगा। सो एक चेंज है जो आपको यहाँ पे करना है, 300 प्लस 62.50 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये फिगर थोड़ी और बदलेगी। मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, दैट गोज टू 90.625। एक बार फिर से कैलकुलेट करता हूँ, 90.625, ठीक है। बाकी तो देखते हैं अभी क्या आता है। 211.875 90.625, अबे प्लस क्यों कर रहा हूँ? 211.875 माइनस 90.625 माइनस 5 माइनस 16.25, सो दैट गोज टू एग्जैक्ट 100 आ रहा है। आई थिंक दिस इज समथिंग डिफरेंट। एग्जैक्ट 100 कैसे आएगा? नहीं,
हाँ भाई, ये एग्जैक्ट 100 आ रहा है, कुछ अलग ही लग रहा है। नेटवर्किंग, आंसर देख लेते हैं हम। आई थिंक और कुछ बचा नहीं है, पहले तो देख लो। सब चीज़ें ले ली, 100% सेल, 150 लैक्स का एक्सपेंस ले लिया, फिर ये भी ले लिया, फिर आई थिंक और कुछ बचा नहीं है। लेट्स कम ओवर टू द, कौन सा क्वेश्चन चल रहा था हमारा? क्वेश्चन नंबर 17 ना, 16, 17, 98.75 आ रहा है इनका। मेरे को एक बार देखने दो कहाँ हम गलत हो रहे हैं। हम कहीं ऊपर में ही गलत हुए हैं कैलकुलेशन में। डेटर्स 90.62 आ रहा है इनका, और हमारा जो डेटर्स था 84 आ रहा है, क्योंकि हमने 675 लिया। इन्होंने क्या लिया? अच्छा, हमारे कहीं उसी कैलकुलेशन में तो गड़बड़ नहीं है। 600 में से, अच्छा रुको, ओए होए 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 होए, अगेन अ सिली मिस्टेक फ्रॉम माय साइड। 600 में से 25 गए, मैंने 525 लिख दिए, जो थोड़ा सा गलत था। दिस शुड हैव बीन 600, सॉरी 575, 575। तो ये सब बदल जाएगा। 575 प्लस 150 अगर करोगे तो 725 आएगा, जो फिर एग्ज़ाम क्वेश्चन ने बराबर लिया है। और 725 में से 900 माइनस करोगे तो प्रॉफिट 175 दिखाना है यहाँ पे। इसी वजह से थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे बदलेगा, क्योंकि मेरे से कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी ना। डेटर्स, ये डेटर्स कितने लोगे? 725 कैश कॉस्ट बेसिस पे, तो 725 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1.5 अगर लेते हो तो 90.625 आता है, ठीक है। प्लस 127.50, तो ये आ गया 218.125 माइनस 90.625 माइनस 5 माइनस 16.25, सो दैट्स 10। अबे सही है ना? अच्छा, और यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ है आई थिंक। हमने यहाँ पे 4 चीज़ें कैसे आ रही है? रॉ मटेरियल डब्ल्यू आई पी में इन्होंने 25 और 7.5 लिया है, हमने 40 लिया है इन्होंने। अच्छा, लेबर एंड ओवरहेड दे हैव टेकन इट फॉर लाइक हाफ ओनली। क्वेश्चन में आई डोंट थिंक सो कि कहीं आपको हाफ दिया हुआ है, अगर होगा तो फिर अपन चेंज कर लेंगे। अच्छा, अब ये वाला जो पार्ट है ये अजम्पशन बनेगा। वर्क इन प्रोग्रेस फॉर 1 मंथ लिखा है, कहीं पे भी इवनली एक्रू हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा नहीं लिखा हुआ है, और उन्होंने इवनली एक्रू हो रहा है ऐसा लिया है। एक तरह से लॉजिक बैठता है, क्योंकि अगर 100% ले लोगे तो दैट मीन्स 100% ले लोगे तो दैट मीन्स वो फिनिश गुड्स बन जाता है। आई थिंक वहाँ पे नोट देना चाहिए। ये देखो, अजम्पशंस में उन्होंने 2-3 चीज़ें ली है, ये अजम्पशंस हम पढ़ेंगे, मैं आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। एक सेकंड बस होल्ड करना। सो ध्यान दो, अभी वो ठीक है, वो अजम यहाँ पे कुछ लिखा नहीं था तो हमने क्या किया, हमने पूरा लिया। अदरवाइज़ यहाँ पे हम हाफ मंथ का भी ले सकते हैं, तो उससे वो कम हो जाएगा, वो WIP कहलाएगा। अगर यहाँ पे अगर हाफ लेते हो तो वो 20 हो जाएगा, सीधा सीधा उठा के ख़त्म। तो ये अगर आप 20 कर दोगे तो आई थिंक मैच करेगा। अब नहीं, वो कितना आ रहा है WIP का आपका?
32.5 कैसे आ रहा है? ओह, मटेरियल पूरा लेना है, फिर तो अलग ही कैलकुलेशन बन जाएगा यार इसका, तो पूरा एक साथ ले ही नहीं सकते। देखो सही है, जित अभी तक हम लोग, इन्होंने वही चीज़ की है जो हमने अभी तक करते आए हैं, बट हम क्वेश्चन में लिखा हुआ था इसलिए करते आए। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, तो व्हाट दे डिड इज, उन्होंने किया वैसे ही और बाद में अजम्पशन दिया। मैं आपको बस वैसे ही कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। अदरवाइज ऑल्सो अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी आपका आंसर गलत नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन नहीं है। सो आप यहाँ पे क्या करोगे, आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें जो करनी है, ये वर्किंग नोट 1 ले लो। WIP का जो अगर आप निकालोगे, इसको पहले अपन ख़त्म करते हैं। WIP का स्टॉक निकालोगे तो रॉ मटेरियल पहले आप ले लोगे पूरे महीने का, तो 300 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 मंथ का अगर आप करोगे तो ये तकरीबन आएगा आपको 25। ठीक है। अब जो बचा आपका वेजेस, ये आधे महीने का लोगे, ओवरहेड भी आधे महीने का लोगे, तो वेजेस और ओवरहेड कितना लगा, वेजेस 60 लगा, ओवरहेड 120 लगा है। सो 60/12 इंटू 0.5, 120 बाय 12 इंटू 0.5। सो ध्यान दो, 5 इंटू 0.5 2.5 और ये हो गया 5। सो इस तरह से ये होता है 32.5। ये आपने यहाँ लिख लिया, यही चीज़ आप यहाँ लेके आ जाओ 32.5। तो अब ये टोटल भी बदल जाएगी। क्यों किया समझ में आया? आधे आधे महीने का हम लेते हैं, अदरवाइज वो वर्क इन प्रोग्रेस नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये मेरे साइड से गलती मान के चलो, गलती भी नहीं बोल सकते, डायरेक्टली क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है तो हमने वैसे ही कंसिडर किया उसको। 120, ठीक है, 120 प्लस 90.625, सो दैट्स 210.625। अजम्पशंस पढ़ेंगे इसके बाद हम। सो 98.75 अभी तो मैच कर रहा है, बट इन अजम्पशंस का ध्यान रखेंगे अब, क्योंकि हमने इंस्टीट्यूट के आंसर्स के साथ मैच किया है, तो अब अजम्पशंस भी उन्हीं के हिसाब से आगे जाना चाहिए। पहला अजम्पशन देखो, कुछ चीज़ें तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी। पहला अजम्पशन अगर आप देखोगे तो देयर इज नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन ईयर 2008, हेंस नो ओपनिंग स्टॉक इन 2009। याद है रॉ मटेरियल का मैंने क्रेडिटर्स के लिए 362.50 लिया था, क्योंकि ओपनिंग 0 था, क्लोजिंग 62 था 2009 में। और ओपनिंग 0 क्यों था? क्योंकि 2008 में ओपनिंग क्लोजिंग 0 मान के चला है हमने रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स को। पहला अजम्पशन। दूसरा अजम्पशन, द वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग WIP इन 2008 इज सेम एंड देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ WIP ड्यू टू इंक्रीज इन सेल्स इन 2009। एक तरह से 0 मान के चलो, इन्होंने सेम बोला, अपन 0 मान रहे, एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ेगा। WIP इन्वेंट्री इज 100% कंप्लीट इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल एंड 50% इन रिस्पेक्ट ऑफ लेबर। ये चीज अभी तक हमारे को क्वेश्चन में दी हुई होती थी, थोड़ा सा समझिए, ये चीज हमको अभी तक क्वेश्चन में दी हुई होती थी तो हम वैसा ट्रीटमेंट करते थे, इस बार नहीं दी थी तो हमने 100% लिया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी वही चीज़ मान ली, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया लेकिन इन्होंने नोट में यही चीज़ दे दी और वैसे ही ट्रीटमेंट किया, तो हमने अपना आंसर बदला, अदरवाइज सारा आंसर सही था। डेटर्स वाला पार्ट आई थिंक बस वो मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक थी। उसके बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आर रिलेटेड विद द प्रोडक्शन प्रोसेस। यस, ये बोलने की ज़रूरत नहीं थी, अजम्पशन नहीं है, वेरिएबल है तो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड ही है, तो ये अजम्पशन नहीं भी लोगे तो भी मतलब वही निकलता। और देर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इन ईयर 2008, हेंस नो ओपनिंग स्टॉक इन 2009। ये चीज़ें अजम्पशन से जो आपने लिखना ज़रूरी है। मैं तो बोलूँगा क्योंकि आपको शायद ये स्लाइड अवेलेबल ना हो, मेरे आंसर्स अवेलेबल रहेंगे, जो मैं कराता हूँ वो मेरे आंसर्स अवेलेबल होते, तो ये स्लाइड आपको यहाँ पे नहीं रहेगी। और अगर आपको ये स्लाइड यहाँ पे नहीं रहेगी तो आपने अभी के अभी पॉज करके ये सारे आंसर्स जो है लिख लेना है, अजम्पशंस जो है लिख लेना है इसी क्वेश्चन के एंड में। तो आप लिख लेना पॉज करके, आपको यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसे पॉज कर सकते हो आप। चलो ठीक है, और फिर हम अब आगे बढ़ते हैं। हम क्या निकाले जा रहे हैं सर इतने टाइम से जो आप क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं? हम सर निकाल रहे हैं वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए किसी भी चीज़ का। वर्किंग कैपिटल हमारे कंपनी को ऑपरेट करने के लिए हमको लगने वाला पैसा, या पैसा ये वाला पैसा ये हो सकता है हम अपने इक्विटी शेयर और इन सब से जो पैसा रेस किया उसमें से यूज़ करें, या बैंक जाके फंडिंग करवाएं, जो भी हो। फंडिंग भी करवानी हो तो आपको ये स्टेटमेंट बना के रियल लाइफ में देना पड़ता है। ये सब प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग जब आप करते हैं तब काम आता है रियल लाइफ में। आप बोलोगे सर ये सब करे तो जा रहे हैं, रियल लाइफ में कहाँ पे काम आता है? जब आप फाइनेंस के फील्ड में उतरोगे, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करोगे, तब सर ये काम आएगा आपको।
और इसमें क्या होता है पता है, जब भी आप प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में किसी को लोन दिलवा के देते हो तो आप अगर 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है सीधा उस पर 1% चार्ज करते हो, 1 करोड़ रुपए अंदर, अगर आपने उसको 100 करोड़ का लोन दिलवा दिया तो ऐसा है। आगे बढ़े सर। 18 विल गो एज एन होमवर्क टू यू। सेम वही, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये टोटल कॉस्ट 85 की, प्रॉफिट ऐड किया, ये आ गया, ठीक है। रॉ मटेरियल 4 वीक के लिए ले रहा। वर्क इन प्रोग्रेस देखो, कंप्लीशन स्टेज 50% दिया है, ऑन एन एवरेज हाफ मंथ, तो 50% इन ऑल रिस्पेक्ट। रॉ मटेरियल भी ले लेना यहाँ पे 50% में, अभी तक 100 लेते आ रहे थे। फिनिश गुड्स आपको दिया है 1 मंथ का, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर, डेटर, एवरेज टाइम इन वेजेस 1.5 मंथ, 4 वीक्स का ओवरहेड, कैश एंड बैंक, ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट बेसिस ओनली, और ये 96,000 यूनिट्स आपको दिए हुए। वही तो सारी चीज़ है, क्या नया है इसमें, सेम 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 सेम। क्वेश्चन नंबर 18 विल गो टू होमवर्क। अब क्वेश्चन 19 ऑनवर्ड्स मैं आपको अगले लेक्चर में कराऊंगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 19 इज़ गुड। क्वेश्चन नंबर 19 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सीखने के लिए हो सकता है, फिलहाल तो मैं नहीं बता सकता। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर ऐसे ऑपरेशन, 2 साल के ऑपरेशन है इसमें, ठीक है। सो विल टेक दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड फॉर नाउ वी विल स्टॉप दीज क्वेश्चंस। जल्दी हम वर्किंग कैपिटल का पहला यूनिट खत्म करेंगे, 1 से 2 लेक्चर मैक्सिमम। आई थिंक 1 लेक्चर में काफ़ी कुछ हो जाएगा, नहीं तो भी 2 लेक्चर में वी विल एंड अप। सारे कॉन्सेप्ट आप एक बार का देख ही चुके हो, तो इस पर बस ब्रशअप करना ज़रूरी है, तो आगे के क्वेश्चन हम लेंगे। होमवर्क करना ना भूलें। बाय बाय।